ये कहानी हिबा खान की कहानी है और ये उस दौर की कहानी ये बताती है कि जिस दौर में हम लोग हैदराबाद लतीफ़ाबाद के करीब एक 3 मंजिला घर में रहा करते थे। बेसिकली जो घर था ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड घर था और शुरू के जो 2 फ्लोर्स थे वो नॉर्मली हमारे इस्तेमाल में हुआ करते थे और जो थर्ड फ्लोर था उसको अक्सर किराए पे दे दिया जाता था। लेकिन जब किराएदार नहीं होते या किराएदार छोड़ के चले जाते तो अक्सर ऐसा होता कि मैं अपना ज़्यादातर टाइम उस थर्ड फ्लोर के ऊपर स्पेंड किया करती थी। ज़ाहिर सी बात है मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर थी और जब आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होती है, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। और फिर सच्ची बात यह है कि मुझे शुरू से ही शोर शराबा या ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। तो मेरे लिए जब भी कोई किराएदार यहाँ से छोड़ के जाता तो ये अपॉर्चुनिटी होती कि मैं थर्ड फ्लोर पे आराम से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सकूं। हाँ, जहाँ तक रात का ताल्लुक है तो जब रात हो जाती या सोने का टाइम होता तो मैं थर्ड फ्लोर से नीचे वापस अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में या उसके बराबर वाले कमरे में आके सो जाया करती थी। तो वैसे ही शदीद सर्दी चल रही थी और मेरा ख्याल है कि नवंबर का आखिर चल रहा था और दिसंबर शुरू होने वाला था। मेरे पेपर्स होने वाले थे, ज़ाहिर सी बात है मैं उसकी तैयारी कर रही थी और अक्सर ऐसा होता था कि खाना रात को 9 साढ़े 9 बजे तक खाने के बाद जो हमारे घर वाले थे कुछ देर टीवी वगैरह देखते और फिर सोने के लिए लेट जाया करते। खैर मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा एक क्वेश्चन रह चुका था और मैंने सोचा कि मैं खाना खाने के बाद ऊपर चले जाऊंगी और वहाँ जाके जो भी सवाल है क्वेश्चन है उसको याद करने के बाद वापस नीचे आके सोने की तैयारी करूंगी। खैर कुछ देर के बाद मैं ऊपर आ गई और वहाँ पे आके मैंने जो मेरा क्वेश्चन था उसको याद करना शुरू कर दिया। नॉर्मली जब मैं याद करने बैठती हूँ तो मैं याद करके या अपना काम मुकम्मल करके ही उठा करती हूँ। इसी दौरानी में जबकि मुझे क्वेश्चन याद हुआ तो रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। खैर अभी जबकि मैं उठने ही वाली थी मुझे किचन की तरफ से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किचन के अंदर कोई मौजूद है और वो गोश्त का या इस तरह के कोई सालन बना रहा है, जिसकी वजह से पूरे घर में पूरे कमरे में ये खुशबू फैली हुई है। आम तौर पे ये जो किचन था जो कि थर्ड फ्लोर के ऊपर मौजूद था, इस किचन को मेरे घर वाले इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ज़ाहिर सी बात है जब घर किराए पे होता तो किराएदारों के पास यही ऑप्शन था कि वो इस किचन को जो कि एक नामुकम्मल या ज़ेर तामीर किचन था इस्तेमाल किया करते थे। तो बात वही थी कि इस वक्त इतनी रात पे आखिर कौन किचन के अंदर मौजूद था जो कि खाना बना रहा था। अब ये सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे कि अब आगे बढ़ते बढ़ते मुझे किचन से बाकायदा आवाज़ सी आना शुरू हुई, जैसे कि पतीलों को या बर्तनों को एक जगह से उठाने के बाद दूसरी जगह रखा जा रहा है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस मेरे जहन के अंदर मौजूद थे, लेकिन मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि बराबर वाले घर से या उनके किचन से ये बर्तनों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही हो, और ये भी हो सकता है कि जो खाने की खुशबू है ये भी एग्जैक्टली बराबर वाले घर से मुझे महसूस हो रही हो और मैं अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से इन बातों पे कायल करना चाहती थी। बात ये भी थी कि जो हमारे पड़ोस वाले लोग थे वो अक्सर रात को 2-3 बजे भी खाना बनाया करते थे। खैर मैं अपने आप को समझाने के बाद कॉपी हाथ में लेके कमरे से बाहर निकली और जैसे कि आप जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो कमरे की लाइट्स को बंद करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही मैंने एक हाथ से लाइट्स बंद की, दूसरे से दरवाज़ा बंद किया और आगे सीधी सीढ़ियों की तरफ बढ़ती चली गई। अब ये जो रास्ता था जिसे आप कॉरिडोर भी कह सकते हैं, इसी के रास्ते में लेफ़्ट साइड पे किचन और फिर वॉशरूम वाला एरिया मौजूद था। यानी मुझे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इस किचन के सामने से गुज़रना था और जब मैं यहाँ से गुज़रती तो यकीनन मुझे कन्फर्मेशन हो जानी थी। खैर आप यकीन करें कि जूं-जूं मैं किचन की तरफ बढ़ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था किचन के अंदर ना सिर्फ बल्ब जला हुआ है, यकीनन कोई ना कोई किचन के अंदर ज़रूर मौजूद है। अब भी मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि हो सकता है कि जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैंने किचन की लाइट को ऑन कर दिया हो।
अब ये जो किचन था ये कुछ इस तरह से तामीर हुआ था कि शुरू में खिड़की के ज़रिए किचन के अंदर देखा जा सकता था। यानी एक जाली वाली खिड़की किचन के अंदर मौजूद थी और उसको क्रॉस करने के बाद किचन में एंटर होने का दरवाज़ा दिखाई दिया करता था। चलते चलते जब मैंने उस खिड़की के रास्ते से किचन के अंदर की तरफ देखना शुरू किया तो आप यकीन करें, एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे सामने जो मंज़र मौजूद है उसका हकीकत से ताल्लुक़ है या सरासर ये मेरा वहम है। खैर, मैंने जब बाकायदा उस खिड़की के ज़रिए फिर आगे जाके दरवाज़े के ज़रिए अंदर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि महज 4.5-5 फीट के दरमियान होगी, उसका कद ना सिर्फ छोटा था बल्कि वो बहुत चौड़ी, बहुत मोटी सी औरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किचन में उस चूल्हे की तरफ मुंह करके खाना बना रही हो। और ऐसा ही था कि वाकई में उसके सामने एक पतीला रखा हुआ था और वो मुसलसल उस पतीले में कुछ डालने के बाद उसको चलाती जा रही थी। सवाल यही था कि आखिर कौन औरत थी जो कि हमारे घर में न सिर्फ अंदर दाखिल हुई थी बल्कि बाकायदा 3rd फ्लोर पे किचन के अंदर मौजूद थी और खाना बेबाकी से बनाती जा रही थी। ये बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे। कुछ अजीब सा उसका हुलिया मुझे पीछे से दिखाई दे रहा था। उसने कुछ अजीब से अंदाज में अपने बालों को उलझा रखा था। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके महज पीछे खड़ी हुई उसको जानने की, पहचानने की कोशिश कर रही थी, उस औरत ने एकदम से अपने चेहरे को मेरी तरफ पलट के मेरी तरफ देखना शुरू किया। उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को किसी चीज़ से पिचका दिया गया हो। कुछ अजीब से उसके नकूश थे और ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे जगह जगह क्रैक्स या ज़ख़म मौजूद हैं और हल्का हल्का सा खून उसके चेहरे से रसता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मेरी समझ से बाहर था कि ये इतनी खौफनाक औरत जो कि न सिर्फ हमारे घर में हमारे किचन के अंदर मौजूद है बल्कि आखिर ये भला कैसे हमारे घर के अंदर दाखिल हुई है और ये कौन मखलूक है जो कि हमें डराना चाहती है। खैर, सच्ची बात यह है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं वहाँ पे रुकने के बाद उसको मज़ीद देख पाती। मैंने बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया और जब मैंने सीढ़ियों की तरफ या सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ भागना शुरू किया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने अम्मी और अब्बू को पुकारना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी कि मेरे चीखने पे मेरे अब्बू मेरे नीचे पहुंचने से पहले पहले बाहर आए और जब उन्होंने मुझे नीचे की तरफ इस तरह से भागते हुए देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई चोर या डकैत हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मैंने जब ऊपर की तरफ इशारा किया तो मेरे अब्बू उनके पास जो एक गन मौजूद थी उस गन को लेके सीधा ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। अब मंजर तब्दील हो चुका था। मैं नीचे मौजूद थी, मेरी अम्मी उठ चुकी थीं, मेरे अब्बू उनके पास जो गन मौजूद थी उसको लेके 3rd फ्लोर पे किचन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मेरी सांस इस कदर फूली हुई थी कि मैं बमुश्किल अपनी अम्मी को समझा पाई कि मैंने वहाँ पे एक औरत को किचन के अंदर अपनी आंखों से विटनेस किया है। मेरे अब्बू बताते हैं कि जब वो ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँचने पे एक तो ये जो किचन का दरवाज़ा था ये मुकम्मल तौर पे बंद था, ना ही कोई लाइट जल रही थी और ना ही किसी के यहाँ पे मौजूद होने के आसार दिखाई दे रहे थे। खैर, काफ़ी देर तक 2-3 बार मेरी अम्मी भी मेरे अब्बू भी पूरे घर का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लेते रहे और जब उनको यकीन हो चला कि वाकई में यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है तो उन लोगों ने नीचे आके मुझ पे दम दुरूद करना शुरू कर दिया। सच्ची बात यह कि इस वाक़े के बाद एक तो मैं डर चुकी थी और दूसरी बात यह कि मुझे तकरीबन 9 या 10 दिन तक शदीद बुखार रहा था। खैर, मेरे अब्बू मुसलसल मुझे दवाएं देते रहे, मुझ पे दम दुरूद करते रहे। फिर कहीं जाके मेरी हालत कदरे बेहतर हुई। लेकिन उस रात के बाद से या उस वाक़े के बाद से मैंने उस 3rd फ्लोर पे अकेले जाना आना मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया था। मेरे अब्बू ने इस बारे में या इस वाक़े के बारे में जब करीबी मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उनको इस वाक़े के बारे में बताया तो उनका ये मानना था या उनका ये कहना था कि हो सकता है कोई जिन्नी या इस तरह की मखलूक आपके घर में मौजूद हो जो कि सिर्फ इतना चाहती हो कि अपने आप को ज़ाहिर करके इस बच्ची को ये मैसेज दे दे
कि वो इतनी रात में यहाँ पे या इस फ्लोर पे ना रुका करे। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें सैयद फ़ारूक साहब ने बफरदोन डीसी ऑफिस के करीब से शेयर की है। ये कहानी, ये किस्सा इनके साथ 2005-2006 में पेश आया था। ये बताते हैं कि उस दौर में ये इंटरमीडिएट के पेपर्स देने की तैयारी कर रहे थे और अक्सर ऐसा होता था कि ये लेट नाइट तक ना सिर्फ स्टडी किया करते थे, बल्कि कभी कभी ये अपने दोस्तों को अपने घर में मदऊ कर लिया करते थे। इससे पहले हम इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आपने अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। फारूक भाई बताते हैं कि मैं 2005-2006 में अपने पेपर की तैयारी कर रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। बेसिकली हमारा जो घर है ये जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे 240 गज के बहुत सारे बंगले मौजूद हैं और हमारे घरों के आगे छोटे छोटे से गार्डन मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट मौजूद है। और शुरू में, यानी उस दौर में, जिस दौर में ये कहानी, ये किस्सा हमारे साथ पेश आया था, वहाँ पे उस ग्रीन बेल्ट के अंदर बहुत सारे झूले लगे हुए थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि मोहल्ले के जो भी बच्चे थे वो झूला झूलने के लिए इस ग्रीन बेल्ट पे आके खेलना शुरू कर देते थे और झूला वगैरह झूलने के बाद अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। जाहिर सी बात है, ये जो एरिया था थोड़ा सा पोश एरिया था, तो अक्सर यहाँ पे 9 या 10 बजे के बाद मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ खामोशी हो जाती थी, बल्कि बच्चे इतनी रात के बाद घरों से बाहर निकलने से परहेज़ किया करते थे। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पढ़ते पढ़ते एकदम से बाहर निकला और मैंने सोचा कि बाहर जाके ज़रा एक सिगरेट वगैरह पी लेता हूँ। सिगरेट पी के आके दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपनी गैलरी के अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट मौजूद है, यानी जहाँ पे झूले मौजूद हैं, ऐसा लगा जैसे झूलों को कोई चला रहा है या कोई बच्चा वहाँ पे झूला झूल रहा है। आमतौर पे इतनी रात में, यानी रात के 2-2:30 बजे किसी बच्चे का वहाँ पे मौजूद होना मुमकिन नहीं हुआ करता। खैर, जैसे ही मैं गेट के पास आया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गेट खोलना शुरू किया, तो जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, यानी जहाँ पे वो झूला लगा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस झूले के ऊपर कोई औरत या लड़की बैठी हुई है और मैं उसकी बैक साइड को, यानी पिछले हिस्से को बआसानी देख पा रहा हूँ। जो भी लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी, बज़ाहिर उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और जैसे कि नॉर्मली लड़कियाँ झूला झूला करती हैं, वैसे ही वो हल्के हल्के झूला झूल रही थी। अजीब बात यह थी कि वहाँ पे जो इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, वो भी इत्तफाक से उस रात बंद थी, जिसकी वजह से जो ग्रीन बेल्ट थी यहाँ पे बेतहाशा अंधेरा हुआ था। लेकिन इतना क्लियरली पता चल रहा था कि जो भी लड़की उस झूले के ऊपर बैठी हुई है, उसके बहुत ही लंबे लंबे घने घने बाल हैं और इस कदर लंबे बाल हैं कि बाकायदा जब वो झूला झूल रही है तो उसके बाल ज़मीन को छूते चले जा रहे हैं। बहरहाल, मेरे एक हाथ में सिगरेट मौजूद थी, दूसरे हाथ में माचिस का डब्बा मौजूद था। मैंने सोचा कि पहले आगे जाके देखता हूँ कि आखिर कौन लड़की है। ये भी हो सकता है कि पड़ोस वगैरह में कोई लड़की रुकने आई भी हो और यहाँ पे आके बैठ गई हो। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जब मैं उस लड़की के सामने आया, तो अजीब बात ये थी, जो लड़की थी इसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने नीचे की तरफ कर रखा है। लाख कोशिश के बावजूद ना ही उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था और ना ही मैं उसके चेहरे के नकूश पे गौर कर पा रहा था। खैर, मैंने जानबूझ के जब उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की और मैंने उसके चेहरे को मज़ीद गौर से देखना चाहा, तो इसी दौरानिए में उस लड़की ने एकदम से अपना जो चेहरा था वो ना सिर्फ ऊपर किया, बल्कि जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया तो बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही हसीन व जमील लड़की है तो वहाँ पे बैठी हुई है और कुछ अजीब तरीके से मुझे देख के मुस्कुराती चली जा रही है। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा बहुत ही हसीन था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं वो इस कदर चमक रही थी
कि दूर से ही वाज़े तौर पे दिखाई दे रही थी। एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उस लड़की के चेहरे पे मौजूद थी, जैसे कि शायद कुछ ना कुछ गलत वो मेरे साथ करने वाली है। अगले ही लम्हे इस लड़की ने एकदम से अपने पाँव की मदद से झूले को दोबारा से हिलाना शुरू किया, जैसे कि आमतौर पे इंसान झूले को चलाया करते हैं, यानी अपने पाँव की मदद से इसको झुलाने की कोशिश किया करते हैं। अच्छा, जब उस लड़की ने अपने पाँव की मदद से उस झूले को हिलाने की कोशिश की, तो जब मेरी नज़र उस लड़की के स्पेसिफिकली पैरों के ऊपर पड़ी, तो उसके जो पाँव थे मुझे कुछ अजीब तरीके से टेढ़े या मुड़े हुए पाँव लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ मौजूद हैं, जबकि उसके पाँव पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो पीछे की तरफ दिखाई दे रही थीं। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने मुझे समझाने की या कन्विंस करने की कोशिश की कि जो लड़की तुम्हारे सामने मौजूद है, जो कि बज़ाहिर शक्ल से बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी लग रही है, यकीनन इसके जिस तरह के पाँव हैं, इस तरह के पाँव आमतौर पे चुड़ैल के या फिर पिछल पैरी के हुआ करते हैं। अब जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया तो एकदम से मैं पीछे हटा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं पीछे हटा तो मेरे हाथ में जो माचिस मौजूद थी, अगले ही लम्हे मैंने उसकी एक तीली जलाई। अब जैसे ही मैंने उस माचिस के डब्बे से तीली निकाल के उस तीली को जलाया, तो उस लड़की का जो चेहरा था, जिस चेहरे पे अभी कुछ देर पहले मुस्कुराहट मौजूद थी, एकदम से गुस्से के अंदर तब्दील हो गया, जैसे कि शायद मेरा माचिस को जलाना उसको कतन पसंद नहीं आया। खैर, मैंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह करके माचिस जलाना शुरू की और कुछ सेकंड के अंदर अंदर मैं ना सिर्फ पलटा, बल्कि पलटते ही मैंने एकदम से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ भागना शुरू किया तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, या फिर बाकायदा मुझे किसी लड़की के कहकहा लगाने की आवाज़ सुनाई दी। अब यहाँ से जो मेरे घर का रास्ता था वो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर का रास्ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये जो 1 मिनट है ये 1 साल के बराबर हो चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और जैसे तैसे भागता हुआ अपनी मदर के पास, जहाँ पे वो सो रही थी, वहाँ जाके मैंने सुकून का सांस लिया। ये जो वाक़या था, ये जिस रात मेरे साथ पेश आया था, इस वाक़ये के आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक मुझे शदीद बुखार रहा। मेरे साथ साथ जो और दूसरे मोहल्ले वाले हैं, उन मोहल्ले वालों का भी यही कहना था कि ये जो सामने झूले लगे हुए थे, जो कि आज के दौर में वहाँ पे मौजूद नहीं है, अक्सर रात में इन झूलों पे, ख़ास तौर पे ये जो एक झूला था, जिस झूले पे मैंने उस लड़की को बैठे हुए देखा था, तो मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अक्सर रात के औकात में उस लड़की को इस झूले के ऊपर झूला झूलते हुए अपनी आंखों से देखा था।